नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट बनाने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस बी टीम है भाजपा की और कांग्रेस और भाजपा इनके दोनों के बीच में गठबंधन है। ये बात इस बात पे वो कह रही है क्योंकि शराब घोटाले में आम आदमी के तमाम लोग जेल में थे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर हेराल्ड के मामले में आरोप लगने के बाद भी जमानत कैसी मिलती है, वो क्यों जेल नहीं जाते। वो जेल जाते तो शायद आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह उनके साथ गठबंधन करती। सवाल जेल जाने का है। सबसे पहले प्याज और सेब एक साथ तोले नहीं जाते। शराब कांड में जो आरोप लगाए हैं वो 100 करोड़ गबन के आरोप है। शराब कांड में जो आरोप लगाए वो नई एक्साइज पॉलिसी लाकर शासन को नुकसान देने के आरोप थे और दारू की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के। कुछ तो दाल में काला होगा कि आरोप लगने के बाद नई शराब नीति केजरीवाल सरकार ने तुरंत रद्द कर दी। यदि उन्हें विश्वास होता कि वो गलत नहीं कर रहे तो उसको कंटिन्यू रखते। हेराल्ड का मामला जो है, हेराल्ड कोई देश की संपत्ति नहीं थी। हेराल्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों ने, कांग्रेस के ही नेताओं ने बनाया हुआ एक ट्रस्ट था। उसका हस्तांतरण में जो आरोप लगाए हैं वो टेक्निकल फॉल्ट के हैं। वहां कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ या कोई सरकार का नुकसान नहीं हुआ। वो आरोप है कि आपने भ्रष्टाचार करके कम कीमत में वो कंपनियां अपने नाम पे कर दी, लेकिन वो कंपनियां कोई सरकारी नहीं थी। सिर्फ हस्तांतरण के मामले में पैसे के आंकड़ों के लेके आरोप लगाए, तो दोनों आरोप अलग है। यहां टैक्स पेयर्स का नुकसान, सरकार का नुकसान, वहां सरकार का नुकसान नहीं था, इसलिए ये जेल गए। दूसरी बात, जो उनका कहना है कि केरल के मुख्यमंत्री के बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं। तो जितनी एफआईआर संपूर्ण विपक्ष के लोगों के खिलाफ होगी, उससे ज्यादा एफआईआर अकेले कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ है। एक राज्य नहीं है जिसका नेता कांग्रेस का ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से पीड़ित नहीं है। एक राज्य नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ दसों केसेस चल रहे हैं अलग अलग देश के कोर्ट में। राहुल गांधी अकेले सांसद हैं जिनको 2 साल की सजा करवाने के बाद उनकी सांसद सदस्यता रद्द हो गई, उनका मकान छीन लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय से उनको अपनी संसदीय बहाली करनी पड़ी। ये आतिशी कैसी भूल गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि केरल में सीपीएम की सरकार है, वो इंडिया गठबंधन का भाग है, लेकिन राहुल गांधी उनके खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस, ये केरल में सीपीएम और कांग्रेस से आमने सामने है। कलकत्ता, बंगाल में बीजेपी और ममता आमने सामने है। जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस जिस क्षेत्रीय दल के सामने है, वो इंडिया का गठबंधन दल भी हो तो भी उसको वहां तो अपना चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस वहां पूर्ण रूप से अलग होके बीजेपी के लिए तो जगह छोड़ नहीं सकती कि हम अब इंडिया गठबंधन के साथ है, इसलिए सीपीएम को हम कुछ नहीं कहेंगे। सीपीएम के साथ मिलके विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और बीजेपी के लिए पूरी विपक्ष की जगह दे देंगे। इतना तो मूर्ख कांग्रेस भी नहीं है और कोई राजनीतिक दल नहीं होगा। ये बहुत ही बेतुका और बेमतलब का सवाल है। उसके बाद यदि ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ केस होता है तो उसके लिए बाकायदा आवाज उठी है, केजरीवाल के लिए भी आवाज उठी है, लेकिन फिर केजरीवाल जी को जब केसेस लगे तो उससे बेल आउट होने के लिए कम से कम फिर केजरीवाल जी को पंजाब में बीजेपी का साथ देना पड़ा। जिस हिसाब से किसान आंदोलन का दमन हुआ, जिस हिसाब से पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन पे लाठियां बरसाई, ऐसी तो बात
केंद्र सरकार के मोदी सरकार ने भी नहीं की थी जितनी प्रताड़ना किसान आंदोलन को केजरीवाल जी ने दी या उनके आम आदमी पार्टी ने दी। यही आम आदमी पार्टी थी जब 3 किसान कानून के खिलाफ जब पूरा देश का किसान इकट्ठा होकर दिल्ली को घेर रखा था, तब यही आम आदमी पार्टी उन किसानों के साथ थी। आज वही दुश्मन हो गई क्योंकि कांग्रेस बीजेपी चाहती थी कि किसान आंदोलन समाप्त हो और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की वो बात की। आम आदमी पार्टी जब गुजरात गई तो जो अभूतपूर्व यश मिला विधानसभा में गुजरात में, उसका कारण ही आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जहां जहां गई वहां वहां बीजेपी को मदद की, क्योंकि जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, आम आदमी पार्टी वहां उतरकर कांग्रेस का ही वोट शेयर खाती है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अब पूरी ताकत के साथ बिहार में उतरेंगे, बिहार में सभी सीटों को लड़ेंगे। इसका फायदा बीजेपी को यकीनन होगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, ये उनको बताना होगा। आम आदमी पार्टी यदि चाहे कि पंजाब में कांग्रेस बोले ही नहीं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एक बड़ा दल है, वो आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उसके खिलाफ ही चुनाव लड़ेगा, वो साथ में मिलकर नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहां बीजेपी और अकाली दल करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस है, वहां आम आदमी यदि जरूरत से ज्यादा सीटें चाहेगा तो नहीं मिलेगी। ऐसी ही सीटें अखिलेश जी ने भी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दी। तो क्या अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा? क्योंकि आपको एक मैच्योरिटी चाहिए होती पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी के ज्यादा आपका व्यक्तिगत स्वार्थ कैसा है। जो शराब घोटाले में अटके हैं उसको निकालने के लिए एक ही चाबी है कि आपको बीजेपी को मदद करनी पड़ेगी। अखिलेश के खिलाफ भी कई केसेस है, लेकिन अखिलेश ने आज भी बीजेपी के खिलाफ फ्रंट खोल के रखा है, और चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस और अखिलेश ये साथ में लड़ते हैं। आरजेडी के खिलाफ कई केसेस हैं, लेकिन आरजेडी ने ये नहीं कहा कि हमारे लालू यादव जेल में गए, राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं गए, इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा गठबंधन किया, क्योंकि आपको बीजेपी को मदद करनी है और आपको तीसरा फ्रंट बनाना है, इसलिए आपको ये कारण चाहिए कि हम जेल में गए तो तुम क्यों नहीं गए। ऐसा ही एक दूसरा और एक क्या स्लीपर सेल कहूं या क्या कहूं इंडिया गठबंधन में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सुप्रिया सुळे ने बताया कि मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन में उस मेमोरेंडम में जहां 16 पार्टियों ने एक विशेष सेशन बुलाने की बात कही, क्योंकि मैं विदेश थी और विदेश में भारत का पक्ष मांगने के लिए घूम रही थी। मैंने उनको कहा था कि मैं वहां से आने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग करें। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि शरद पवार बार बार कह रहे थे कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब तक हमें विशेष सदन नहीं बुलाना चाहिए या संसद सदन विशेष सेशन की मांग नहीं करनी चाहिए। मैं शरद पवार के साथ हूं इस मामले में। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा तो देश के साथ खड़ा होना होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही जब ये विपक्ष की मीटिंग हुई, भले ही नरेंद्र मोदी जी ने उस विपक्ष के मीटिंग में न आके एक संदेश देने का प्रयास किया कि अब विपक्ष की कोई औकात उनके सामने नहीं है, उसके बावजूद विपक्ष ने एक सुर में कहा कि पहलगाम के बाद भारत की सरकार जो निर्णय ले पूरा देश उनके साथ होगा, पूरा विपक्ष उनके साथ होगा। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी थी। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरा देश साथ में था, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर कब खत्म होगा? यदि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दुकानदारियां क्यों शुरू हुई देश में? क्या शरद पवार इस बात की गारंटी लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब तक नहीं खत्म होगा तब तक बीजेपी भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम नहीं करती? प्रधानमंत्री ये नहीं कहते सभाओं में ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये नया भारत है, ये मां भारती का बेटा है, ये तुम्हें झुकने नहीं देगा। ये तो आर्मी का खेल था, ये तो पूरा आर्मी ने किया था, देश के सैन्य ने किया था। क्या शरद पवार इस बात को मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने ही ऑपरेशन सिंदूर की पूर्ण क्रेडिट लेना चाहिए? क्या शरद पवार ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, क्या वो जायज है? यदि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर से, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग मारे गए, भारत के शहीद, जो हमारे बॉर्डर के गांव खाली हो गए,
वहां काफी कैजुअलिटीज हो गई। जो पहलगाम हुआ उसकी सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई? क्या ये सवाल जनता के सामने नहीं है? क्या ये विपक्ष का काम नहीं है कि सरकार को इस बारे में जवाब पूछे? क्या सरकार क्या शरद पवार जी इसके लिए जुलाई महीने के सेशन का इंतजार कर रहे हैं? यदि मात्र 33% रिजर्वेशन का बिल लाने के लिए विशेष सेशन बुलाया जा सकता है, तो फिर क्या ये सेशन इसलिए नहीं बुलाया जा सकता है कि देश जानना चाहता है इन सवालों को? हमारे प्लेन गिरे कि नहीं गिरे, इस मामले में सरकार मौन है। किसी तीसरे आदमी से हमको पता पड़ता है कि ऐसा हुआ। जो राइफल बनाने वाली कंपनी है वो कहती है कि प्लेन कैसे गिरे इस पे हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारे सीडीएस कहते हैं कि प्लेन गिरे ये मायना नहीं रखता, उसके बाद हमने क्या ये मायना रखता है। हमारे एयरफोर्स चीफ पब्लिकली कहते हैं कि हमारे पास विमानों की कमी है, जो आप वादा नहीं कर सकते वो क्यों करते हैं? इन तमाम बातों से क्या शरद पवार जी का कोई लेना देना नहीं है? या शरद पवार जी इसी बात पे खुश है कि उनकी बेटी को विदेश यात्रा करवाई गई? क्या एक विदेश यात्रा अपनी बेटी को इतना वेटेज दे गई कि देश के सामने असंख्य जो सवाल है उस सवालों को पूछने के लिए शरद पवार कहते हैं कि विशेष सेशन की जरूरत नहीं? क्या शरद पवार थक गए हैं? क्या शरद पवार विधानसभा के नतीजों के बाद ये मानने लगे हैं कि बीजेपी के सामने लड़ने का मादमा उनमें नहीं रहा? क्या शरद पवार फिर पूरी पार्टी भतीजे के साथ सरेंडर कर बीजेपी का साथ देना चाहते हैं? शरद पवार मराठों के नेता है और मराठे हमेशा सामने से लड़े हैं। शरद पवार प्रॉक्सी वॉर करने के बजाय सीधा सीधा बीजेपी का साथ देकर एनडीए गठबंधन ज्वाइन करके सीधा विपक्ष का विरोध क्यों नहीं करते? विपक्ष के अंदर रह के वो काम मत कीजिए कि दीमक जैसा पूरे लकड़ी को खा जाती है, वैसे विपक्ष के अंदर रह के ही इंडिया गठबंधन के अंदर रह के गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन क्या है, एनडीए गठबंधन क्या है, ये कम से कम हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबरी का होना चाहिए। यदि सत्ता पक्ष गलती करे तो विपक्ष उसको पूछना चाहिए। शरद पवार जी को यह चल जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर का मार्केटिंग बीजेपी कर रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे जब प्रश्न उठाओ तो कहते हैं कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। तो कब चल रहा है, कब खत्म होगा? कोई डेडलाइन है क्या? जुलाई में जब सेशन आएगा लोकसभा का तब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ होगा? ये ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब शरद पवार को देने होंगे। लेकिन शरद पवार ने जीवन में अपने राजनीतिक करियर के पहले दिन से आज तक कभी सीधा जवाब किसी चीज का नहीं दिया। उन्होंने भले ही कहा कि राष्ट्र पहले, उसके बाद राज्य आता है, उसके बाद पार्टी आती है, उसके बाद परिवार आता है, ये शरद पवार बोलते हैं। लेकिन शरद पवार के कृति में सबसे पहले परिवार आता है, उसके बाद पार्टी आती है, उसके बाद राज्य आता है और उसके बाद देश आता है। ये शरद पवार के साथ जो लोग काम करते हैं, शरद पवार की राजनीति जो फ्लिप फ्लॉप की आज तक रही है, उससे यही प्रतीत होता है कि जो बोलते जिस आरोह में बोले हैं और गाते अवरोह में है, इधर से उधर और फिर नीचे से ऊपर। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो ये बहुत सारी चीजें मुझे सामने दिखाई देती है। थर्ड फ्रंट का जन्म ये बीजेपी के आने वाले चुनाव के विजयश्री की घोषणा है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर मैं बात करता हूं किसी विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।